हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने अपने जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन की कॉपी शेयर आप लोग के साथ किया था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया। तो इसी वीडियो में कॉपी शेयर करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सेक्शन की जो जीएस पेपर 2 का तीसरा सेक्शन होता है साइंस और टेक का, जिसमें 72 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसकी कॉपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मेरी साइंस टेक की कॉपी। देखिए, जीएस पेपर 2 में साइंस टेक 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 शॉर्ट्स और 1 लॉन्ग करना होता है। हालांकि 17th बीपीएससी में तो ये इसमें 6 मतलब नंबर क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया गया था, 6 शॉर्ट्स हो गए थे और 1 लॉन्ग। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे मैंने क्वेश्चन को लिखा है। ये पहला क्वेश्चन था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ देखिए कैसे लिखा है, किस प्रकार इसका उपयोग मतलब खाद्य संरक्षण में कैसे किया जा सकता है। जैव तकनीकी है, नैनो तकनीकी है, ड्रोन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, रोबोटिक्स है, संचार उपग्रह है, ब्लॉकचेन तकनीकी है। इस सब का उपयोग कैसे किया जा रहा है खाद्य संरक्षण में। फिर मैंने इसे दिखाया कि जैव तकनीकी में कौन कौन जैसे जीएम क्रॉप्स होता है, बायो फोर्टिफिकेशन है, बायो सेंसर है, बायो उर्वरक है। नैनो तकनीकी में क्या क्या है, नैनो सेंसर है, नैनो तरल यूरिया है, पादप रोगों का निदान के लिए नैनो सेंसर है। ये मैं लिख दी हूँ। ड्रोन का उपयोग कैसे होगा खाद्य संरक्षण में, फसल का रख रखाव में, निगरानी में, मिट्टी का परीक्षण में, कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन का उपयोग होता है। एआई का मैंने दिखाया कि एआई का उपयोग कैसे होगा इसमें, डाटा विश्लेषण में, बाढ़ सूखा का संभावना व्यक्त करने में। रोबोटिक्स का कैसे उपयोग होगा इसमें, फसलों की कटाई बुआई में, ग्रेडिंग में रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। संचार उपग्रह में कैसे, संचार उपग्रह का प्रयोग वर्षा की संभावना में, बाढ़ सूखा कीटों की उत्पत्ति। तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है कि खाद्य संरक्षण और में और फसल की उत्पादकता में टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था 6 नंबर का, इसे मैंने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 6 नंबर का था। इसमें 6 शॉर्ट्स पूछे गए थे, तो 6 नंबर का था, 36 नंबर का सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम का विभिन्न प्रकार लिखिए, बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है। तो मैंने सीधा यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया कि साइबर क्राइम से तात्पर्य है मोबाइल, लैपटॉप, डेटा, कंप्यूटर के माध्यम से ठगी करना। मैं इसको एकदम शॉर्ट करने का कोशिश की हूँ, क्योंकि 6 क्वेश्चन था और 1 लॉन्ग फिर लिखना था, तो काफी ज्यादा जीएस पेपर 2 में हो जाता है क्वेश्चन लिखने को। फिर प्रकार पूछा, तो फिर मैं प्रकार पे आ गई हूँ। मैं जो जो इसमें पूछा है सिर्फ उस सेक्शन को ही लिख रही हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। साइबर क्राइम का प्रकार मैंने लिख दिया कि डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल रेप है, डेटा चोरी है, डेटा गोपनीयता है, डीप फेक है, वित्तीय क्राइम, साइबर फ्रॉड है। फिर आगे पूछ रहा है कि ऐसे अपराध को कम करने में प्रौद्योगिकी का कैसे यूज होगा। तो फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि प्रौद्योगिकी साइबर क्राइम को कम करने में रियल टाइम रिस्पॉन्स के माध्यम से कम कर सकती है। फिर आगे मैंने ये दिखा दिया कि इसके लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किया जा रहा है, जागरूकता फैलाया जा रहा है। 1930 डायल है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम अधिनियम 2000 है, आईटी एक्ट 2000 है, I4C पहल है। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने के जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, इस कथन का औचित्य सिद्ध करे। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो फिर मैंने इसका शुरुआत इस तरह से किया है कि 21वीं सदी का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। फिर मैं यही जो क्वेश्चन था उसी को रिपीट की हूँ कि कैंसर से लेकर टिकट बुक करने तक में हर क्षेत्र में साइंस टेक का यूज है। फिर मैं यहाँ दिखाई हूँ एक ऐसे ये बनाकर वृक्ष बना के कि इसका कैसे कैसे यूज है सेवा क्षेत्र में, कृषि में, उद्योग में, वित्तीय क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन में, संचार में, परिवहन में, न्याय प्रशासन में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। इस तरह से मैंने एक पेड़ बनाकर इसको दिखाया है। आगे आगे देखिए, फिर मैं लिखी कि शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है। तो टेली एजुकेशन है, वर्चुअल क्लासरूम है, एडुटेक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं लिख रही हूँ टेली मेडिसिन है, रोबोट डॉक्टर है। कृषि में जीएम क्रॉप्स है, खाद्य प्रसंस्करण पदार्थ है, कृषि ऐप है, किसान ऐप, ये मैं लिखी हूँ। शासन प्रशासन में जैसे आरटीआई हो गया, मोबाइल ऐप है, एआई है, इसका उपयोग किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में वार्निंग सिस्टम है, नीतीश डिवाइस है, इंद्रवज्र ऐप है, वो मैं दिखाई हूँ लिखकर। सेवा क्षेत्र में जैसे ऑनलाइन ऑर्डर है, डिलीवरी है, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, ये सब है, तो मैं ये लिखी हूँ। परिवहन में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, संचार, मोबाइल, लैपटॉप। तो फिर मैं दिखाई हूँ कि इस प्रकार इसका निष्कर्ष भी मैंने लिखा है कि इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तकनीकों की मदद से मनुष्य का जीवन सरल हो गया है। तो इस तरह से मैंने लिखा है, क्योंकि लिखने को इस क्वेश्चन में बहुत था, बट टाइम के अभाव था और पेज भी 2 ही था, तो उस हिसाब से ही लिखना होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। तो फिर मैंने यहाँ पे इंट्रो दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अहम तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति के जीन स्तर पर जाकर पहचान स्थापित किया जाता है।
फिर फोरेंसिक साइंस में विज्ञान और डीएनए की तकनीक का कैसे कैसे यूज होता है वो मैं यहाँ दिखाई हूँ वो चार्ट बना के। पैतृक विवाद को कम करने में, अपराधियों की पहचान में, शवों की पहचान में, बच्चा परीक्षण में, हत्या के अपराधी की पहचान में इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि विज्ञान में कैसे मदद कर सकता है फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, मैं ये दिखाई हूँ। फिर आगे देखिए कि इसमें मैं लिख रही हूँ डीएनए तकनीक में कौन कौन से पदार्थ उपयोग में आते हैं, तो वीर, रक्त, बाल, ये मैं लिख रही हूँ। फिर आगे उसी जो लिखा था मैंने पहले उसी को डिटेल में लिखी हो कि इस तकनीक के माध्यम से साथी अपराधियों की पहुंच तक आसान हो जाती है, साथ ही पैतृक विवादों का भी निपटारा संभव है। फिर मैं इस क्वेश्चन को लिखी हूँ कि इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक विज्ञान में जटिल केसों को निपटारा में अत्यंत सटीक तकनीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, तो इसे मैंने लिखा है। आगे देखिए ये क्वेश्चन पूछा था स्टेम शिक्षा क्या है। उल्लेख करें कि यह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के भविष्य के कार्यबल के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कैसे उपयोगी है, तो ये मैंने लिखा है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि स्टेम से तात्पर्य क्या है, तो विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान, तकनीक व गणित। मैं यहाँ ई का भूल गई थी कि क्या है, मुझे याद था कि एस फॉर साइंस हो गया, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई का मुझे ध्यान भी नहीं था, तो फिर सीधा मैं एम से मैथ्स पे आ गई हूँ, ये तीनों लिख दी हूँ। पहले तो देख के ये लगा था दोस्तों कि ये स्टेम सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, साइंस टेक में तो स्टेम सेल का भी चर्चा आता है। फिर आगे लिखा हुआ था शिक्षा, तब समझ में आ गया कि अच्छा ये कुछ और पूछ रहा है। कई सारे लोगों ने तो यही लिख दिया था, बहुत सारे हमारे साथ दे रहे थे मेंस, तो उन लोगों ने बाद में बताया। तो फिर ये है कि इसका उपयोग कैसे होगा बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, तो फिर मैं आगे इसके क्वेश्चन को लिखूंगी स्टेम की क्या उपयोगिता है। ये जैसे तकनीक में, पर्सनल गाइडेंस में, पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में, छात्रों को व्यक्तिगत समस्या अनुसार उपाय कर सकता है। ये इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। फिर मैंने यहाँ पे एक सरकारी पहल दी है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में 33% सीटों को महिलाओं हेतु आरक्षण किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं स्टेम को बढ़ावा देने के लिए प्रयास है। फिर मैंने देखिए इसका एंडिंग कैसे किया है कि इस प्रकार यह सतत विकास लक्ष्य 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आवश्यक भूमिका निभा सकती है। तो इसका निष्कर्ष देखिए मैंने इसको एसडीजी गोल से जोड़ दिया है, क्योंकि स्टेम है तो शिक्षा से संबंधित है, और एसडीजी गोल भी तो यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो मैंने इसको यहाँ इससे ऐड कर दिया है। इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान करना होगा, इंटरकनेक्ट करना होगा, कोई चीज आपने कहीं पढ़ा और अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप उसका इसमें उपयोग कैसे कर सकते हैं। मेंस देखिए दोस्तों, मेंस में क्या होता है कि आपको पढ़ना कम है, लेकिन आप लिख कर कैसे उसका यूज कर सकते हैं, कम पढ़ा हुआ चीज को ज्यादा जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं, यही तरीका है मेंस क्लियर करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि भारत में ड्रोन तकनीक, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो फिर मैंने इस पे लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे ये मददगार हो सकती है, तो ये क्वेश्चन था। तो ड्रोन तकनीक का फिर मैं यहाँ पे डिफिनेशन दे दी हूँ। फिर यहाँ पे है कि कृषि में, आपदा प्रबंधन में, स्वास्थ्य में राष्ट्रीय सुरक्षा में मददगार हो सकती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिकली कि राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे मददगार होगी, तो फिर मैंने यहाँ एक बना दिया है ये डायग्राम, सीमा पर निगरानी करने में, सीमा बाउंड्री की निगरानी में, अवैध प्रवेश की निगरानी में, मानव तस्करी की निगरानी में, मादक पदार्थ की तस्करी में, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन इस प्रकार से मदद कर सकती है। फिर आगे मुझे याद आया कि चूंकि भारत की बाउंड्री 1500 किलोमीटर वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 7500 किलोमीटर का स्थलीय सीमा है, तो उसमें भी ड्रोन तकनीक का उपयोग हो सकता है। इसमें चुनौती क्या क्या वो भी मैंने लिख दिया है। उच्च प्रारंभिक लागत है, समय सीमा कम, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, दुश्मन देश के ड्रोन से टकराव हो सकता है। इस प्रकार इस चुनौतियों को कम करके ड्रोन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किया जा सकता है, जिसका निष्कर्ष मैंने लिख दिया है ड्रोन तकनीकी का। ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसे आपने देखा। अब इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था जो 36 मार्क्स का था। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। लॉन्ग में 2 दिए गए थे ऑप्शन, दोनों में से किसी एक पे लिखना था, तो मैंने इस पे लिखा है कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है। और इसका उपयोग पूछ रहा है कि इसका उल्लेख करें कि यह अंतरिक्ष मिशन कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में कैसे सहायक हो सकता है। 36 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों ये, इसे मैंने लिखा है। देखिए आप लोगों ने किस प्रकार मैंने लिखा। मैंने ऐसे शुरुआत की है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था विश्व की 6ठी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में शामिल है। फिर इसरो और चंद्रयान मिशन, ये सब मैंने लिखा है। फिर आगे देखिए कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित मिशन क्या क्या, चंद्र मिशन वो मैं लिख दी हूँ कि चंद्रयान 1 2008 में, 2 2019 में, चंद्रयान 3 23 में, मंगल मिशन 2014 में। जैसे मैंने कुछ मिशन जो इसरो द्वारा पहले किए गए हैं उसके बारे में लिख दिया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI ये सब प्रयास किया गया, ये भी मैं लिखी हूँ। इसका फिर अब लाभ पूछ रहा है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका लाभ कैसे होगा, तो कृषि के क्षेत्र में क्या क्या लाभ हो सकता है, तो मैं स्पेसिफिकली ऐसे करके लिखी हूँ कि कृषि में क्या होगा,
तो फिर आपदा प्रबंधन में तो चलिए देखते हैं कृषि में मैंने क्या क्या लिखा है। कृषि में मैं लिखी हूँ कि उपग्रह आधारित मिशन से कृषि के लिए चंद्र या मंगल पर उपलब्ध दशा का ज्ञान होगा। मिट्टी का परीक्षण में डेटा एनालिसिस में कृषि में प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि का विकास होगा, अन्य फसलों का विकास संभावित है इससे। फिर मैं आपदा प्रबंधन में लिखी हूँ कि इन मिशनों के माध्यम से उन्नत तकनीक की मदद से आपदा पूर्व चेतावनी का विकास है, प्रबंधन, रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, बाढ़ सूखा, ये सब का बाढ़ सूखा मौसमी घटनाओं का अवलोकन कर समय पूर्व तैयारी, कम जानमान की जोखिम, ये सब उपयोग हो सकता है इन मिशन की हेल्प से। शहरी नियोजन में कैसे इसका उपयोग होगा, चंद्रयान मंगलयान मिशन से क्या लाभ होगा, तो स्मार्ट सिटी मिशन बढ़ती शहरीकरण को सुनियोजित किया जा सकेगा। उन्नत तकनीक की मदद से शहरों में होने वाले प्रदूषण, परिवहन की समस्या, ठोस अपशिष्ट निपटान का प्रबंधन, अंतरिक्ष मिशनों से लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से मैंने लिखा है कि क्या क्या इसे हो सकता है शहरी नियोजन में। आर्थिक विकास होगा, जीवन स्तर का विकास होगा, वायु में जल प्रदूषण को कम करने में तकनीक का उपयोग होगा, अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ेगा। फिर आगे मैंने लिखा कि इस मिशन में क्या क्या चुनौती है, अगर इसरो और चंद्रयान मिशन का अगर यूज हम लोग करते इसमें चुनौती क्या क्या व्याप्त है, वो मैंने लिख दी है छोटा सा प्रोजेक्ट बना के। कि बजट कम है, 8% से भी कम है, जागरूकता एक कमी है, सीमित प्रशिक्षण ज्ञान है, तकनीक हेतु अन्न पर निर्भर है जैसे फाल्कन 9 है, बुनियादी ढांचे की कमी है, प्रतिभा की कमी है, अंतरिक्ष मलबा में बढ़ोतरी है। इस तरह के मिशन के लॉन्च होने से ये सब मैंने यहाँ पे चुनौती दिखा दी है। आगे फिर मैंने लिखा है कि वर्तमान में इसरो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मात्र 2 से 3% 8 अरब का योगदान है। अंतरिक्ष मिशन की दोहन हेतु अनुसंधान का विकास पर खर्च वर्तमान 1% से भी कम है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने इसमें आगे की उपाय बताया है कि आगे अगर ये चुनौतियां हैं तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसरो का बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, ये सब जो इसरो का इतना कम बजट है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड की हूँ कि इस प्रकार मानव जीवन के आर्थिक विकास व समृद्धि हेतु अंतरिक्ष मिशन आवश्यक है, जो 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र बनने में कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो देखिए इसे मैंने कैसे ऐड कर दिया कि 2047 तक अगर भारत का विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है तो फिर उसमें भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। तो मैंने इस प्रकार लिखा है। तो इस प्रकार ही लिखा जाता है दोस्तों साइंस टेक का। मुझे अभी तक तो पता नहीं कि मुझे इसमें कितने मार्क्स मिले होंगे, जब इवैल्यूएटेड कॉपी आएगी तो फिर पता चलेगा। तो इस प्रकार से GS2 कंप्लीट करना ही टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 3 घंटा में आपको 21 क्वेश्चन लिखने हैं। इस बार तो एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया था तो और टाइम का शॉर्ट हो गया था। इस प्रकार मैंने अपने साइंस टेक का जो पोर्शन था उसको कंप्लीट किया और कुल मिलाकर अब तक आप लोग मेरा GS2 का ओवरऑल कॉपी देख चुके होंगे, जिसमें मैंने पॉलिटी सेक्शन का पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सेक्शन को, सेक्शन 2 को, और फिर ये सेक्शन 3 में साइंस टेक की कॉपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों ये थी मेरी GS2 की फाइनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो मैंने मेंस में लिखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मेहनत जारी रखें। धन्यवाद।